नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार। क्या जबरदस्त रहा है उत्तर प्रदेश में सीएम वाली सस्पेंस पिक्चर का क्लाइमेक्स, जिसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ आखिरकार सब पर भारी पड़ गए। कभी राजनाथ सिंह, कभी केशव प्रसाद मौर्य, कभी दिनेश शर्मा, तो कभी सुरेश खन्ना, कभी स्वतंत्र देव सिंह, तो कभी सतीश महाना और आखिर तक मनोज सिन्हा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर हर अटकलें आखिरी घंटे में मुंह के बल गिरी उस वक्त जब योगी आदित्यनाथ का नाम सीएम पद के लिए सामने आ गया। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया। 2 डिप्टी सीएम भी होंगे उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का सिलेक्शन हुआ है। कल दोपहर 2:15 बजे आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी का 14 साल का राजनीतिक वनवास खत्म हो जाएगा, जब इस राजनीतिक वनवास के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के योगी को राजपाट मिलेगा। मैंने सबके सामने घोषित किया है, श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता के रूप में चयन प्रक्रिया पूरा हो गया, ऐसा मैंने घोषणा किया है। आखिरी घंटे तक सस्पेंस के बाद क्लाइमेक्स में यूपी के नए हीरो बनकर निकले योगी आदित्यनाथ, जो यूपी में बीजेपी के 14 साल का वनवास खत्म होने के बाद देश के सबसे बड़े सूबे का राजपाट संभालने जा रहे हैं। लखनऊ में विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम को यूपी सीएम के तौर पर चुना गया। विधायक दल की बैठक में टीम मोदी से मॉनिटर बनाकर भेजे गए वेंकैया नायडू ने इसका ऐलान किया। योगी जी का नाम आया और किसी का कोई प्रस्तावना है ऐसा भी पूछा मैंने, कारण क्या ये मेरा दायित्व है, मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबके सामने घोषित किया है, श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता के रूप में चयन प्रक्रिया पूरा हो गया, ऐसा मैंने घोषणा किया है। 45 साल के योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी की हिंदुत्व वाली फायर ब्रांड पॉलिटिक्स के सबसे बड़े चेहरे हैं। उनका नाम सीएम की रेस में तो था, लेकिन उतनी प्रमुखता से नहीं चल रहा था जितनी प्रमुखता से पहले राजनाथ सिंह, फिर केशव प्रसाद मौर्य और उसके बाद पिछले 2 दिन से मनोज सिन्हा का नाम चल रहा था। लेकिन आज विधायक दल की बैठक से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ के नाम ने सबको चौंका दिया। योगी आदित्यनाथ के सीएम के रूप में चुनने के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और लखनऊ के मेयर रहे और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा का नाम डिप्टी सीएम के तौर पर सिलेक्ट किया गया। कल दोपहर 2:15 बजे लखनऊ में योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। मैंने कहा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, जो दायित्व मुझे दिया है, इस दायित्व को ठीक तरह से संभालना है तो प्रदेश के हित में मुझे 2 सीनियर साथियों का मुझे अवसर है। इसलिए 2 सीनियर साथी को केंद्र पार्टी अनुमति दे, उनको भी मेरे साथ जुड़ने के लिए अनुमति दी जाए, ऐसा कहा है। तो जो प्रस्ताव मैंने सुना, प्रस्ताव सुनने के बाद मैंने वहीं से हमारा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह से बात किया और बात करके उनका ये प्रस्तावना उनको बताया। योगी जी का जो प्रस्तावना है संदेश भेजा, फिर बात भी किया है। बात करने के बाद, आपस में चर्चा करने के बाद और प्रदेश अध्यक्ष से भी पूछताछ किया है, करने के बाद पार्टी ने तय किया श्री योगी जी को सहयोग देने के लिए एक वरिष्ठ नेता माने प्रदेश अध्यक्ष, जिनका नेतृत्व में हम चुनाव लड़ा है, चुनाव का संचालन हुआ है, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री के रूप में, पहला उनको उप मुख्यमंत्री और दूसरा श्री दिनेश शर्मा जो अनुभवी है, लखनऊ से है, पूर्व मेयर भी है, अफसर से परिचित भी है, उन दोनों को योगी जी का साथ देने के लिए दोनों को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए ये अधिकार मुख्यमंत्री को केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड ने भी दिया है। लखनऊ में लोक भवन पर चली विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ यूपी में सीएम की रेस के विनर बनकर निकले। योगी को सीएम बनाने की चर्चाएं इस बैठक के 1 घंटे पहले से ही शुरू हो गई थी। सुबह ही योगी चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुलाए गए, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उनसे मुलाकात की।
इसके ठीक बाद योगी दिल्ली से लखनऊ में उस लोक भवन में किसी हीरो की तरह पहुंचे जहां सीएम के नाम का ऐलान होना था। संगठन ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला है और सभी कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह, योगी जी स्वयं एक कार्यकर्ता हैं और हम सब जो 325 लोग चुनकर आए हैं सभी कार्यकर्ता मिलकर और प्रदेश के सभी कार्यकर्ता मिलकर हम उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी, आप गोरखपुर में जाइए तो गोरखपुर में ये भी कहा जाता है कि योगी जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और सबका विकास करते हैं। मंदिर के दरवाजे, आप मंदिर में मेला देखें तो मेले में जितनी भी दुकानें वहां लगती हैं तो वो अल्पसंख्यक समाज के लोगों की लगती हैं। तो योगी जी विकास में कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, बहुत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं। उनके बारे में मीडिया ने बहुत गलत परसेप्शन बनाया हुआ है और आने वाले समय में आप देखेंगे जब उत्तर प्रदेश का हम सब मिलकर विकास करेंगे तो वो परसेप्शन भी समाप्त होगा। योगी का नाम सामने आते ही लखनऊ में बीजेपी समर्थकों में उत्साह दिख रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी के पोस्टर बॉय पहले ही रहे हैं और उनकी फायर ब्रांड पॉलिटिक्स काफी पॉपुलर रही है। शायद यही वजह है कि 2019 के मिशन के लिए टीम मोदी ने योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाया है। सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने प्रस्ताव, माननीय सुरेश खन्ना जी जो हमारे शाहजहांपुर के 8 बार के एमएलए हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा और बाकी सारे विधायक जितने भी हैं, बल्कि गठबंधन के विधायक भी हैं, 325 के 325 विधायकों ने प्रस्ताव रख के माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया। योगी जी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे, विकास मुद्दा होगा और पूरी तरह से सब लोग प्रदेश के सारे साथी जुट जाएं 2019 के लोकसभा चुनाव के। योगी आदित्यनाथ यूपी में 21वें मुख्यमंत्री होंगे और वो 15 साल बाद बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले साल 2000 में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और 1991 में कल्याण सिंह पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री थे। 1991 के बाद 2017 में बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ 325 सीटों के रिकॉर्ड तोड़ जनादेश वाली सरकार के पावरफुल मुख्यमंत्री होंगे। सबसे रोचक बात यह है कि चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर सिलेक्ट हुए योगी आदित्यनाथ हों या फिर डिप्टी सीएम के तौर पर सिलेक्ट हुए केशव प्रसाद मौर्य या दिनेश शर्मा, इन तीनों में से कोई उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य नहीं है। तीनों में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा सांसद हैं और दिनेश शर्मा संगठन में काम करते हैं। अब सभी को कल 2:15 बजे का इंतजार है जब लखनऊ में कांशीराम स्मृति उपवन में योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 14 साल के राजनीतिक वनवास के बाद एक योगी को राजपाठ मिलेगा। योगी आदित्यनाथ का सीएम के तौर पर सिलेक्शन कई लोगों को हैरान कर रहा है और कई लोगों के गले भी नहीं उतर रहा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड पॉलिटिक्स को उनके विरोधी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यही फायर ब्रांड पॉलिटिक्स योगी आदित्यनाथ के फेवर में भी जाती है, क्योंकि इसी की वजह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बेहद पॉपुलर है और उनको काफी जन समर्थन भी इसी बात पर मिलता रहा है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की बात चुनाव से पहले भी चलती रही है, लेकिन बीजेपी ने सधी हुई रणनीति के तहत किसी का भी नाम सीएम के तौर पर पेश नहीं किया। लेकिन 2019 के मिशन को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को उत्तर प्रदेश की कमान देकर टीम मोदी ने 2019 के मिशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं और एक ओबीसी डिप्टी सीएम और एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाकर उस राजनीतिक समीकरण को भी मोदी टीम ने साथ लिया है जिसके सहारे वो उत्तर प्रदेश में जीते। इसमें योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड छवि बीजेपी की पॉलिटिक्स को भी सूट करती है। योगी आदित्यनाथ मास लीडर भी हैं जिनकी लोगों के बीच गहरी पैठ पकड़ और बड़ी अपील है। आज ये जो सिद्धि हो रही है इसकी क्रेडिट योगी आदित्यनाथ से लेकर के सारे एमपी, जरा खड़े हो जाए एमपी, यही एमपी है जिन्होंने दिन रात काम किया है। उसके कारण आज एक के बाद एक काम सफल हो रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। ये पिछले साल जुलाई का वीडियो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में रैली की थी और जब गोरखपुर में एम्स और खाद फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। योगी आदित्यनाथ के बुलावे पर पीएम गोरखपीठ भी पहुंचे, जहां उन्होंने योगी के गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। बड़ी सहजता के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किस तिथि में मुझे आना है बता देना,
और आज हम सब के बीच में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के बीच में आए हैं। देश के सर्वांगीण विकास से लेकर के हर क्षेत्र में भारत अग्रणी हो, जिस सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाया जा रहा है, हम एक बार पुनः इस संत सभा की ओर से गोरखपीठ के इस प्रांगण में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम यूपी में बीजेपी के स्टार प्रचारक में रहा है और ये अभी यूपी के इस चुनाव की ही बात है। योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी की फायर ब्रांड पॉलिटिक्स का पिछले कुछ अरसे से सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं और लोकप्रियता के पैमाने पर भी वो यूपी में सब पर भारी पड़ते हैं। यही वजह है कि योगी का नाम सीएम पद के लिए आने पर बीजेपी के समर्थकों में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का सीएम योगी जी को बना दिया है और उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का सीएम के तौर पर सिलेक्शन बीजेपी के विरोधियों के गले नहीं उतर रहा, वो भी तब जबकि बीजेपी को यूपी में 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ जनादेश मिला है। कई लोग योगी को सीएम बनाने की आलोचना भी उनके विवादित बयानों से बनी छवि को लेकर करते रहे। जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने आज मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है, उनका विकास से कोई वास्ता नहीं है और जो उत्तर प्रदेश की नई पीढ़ी है, जो नौजवान हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सोशल डेवलपमेंट है, उनके लिए निराशा भरी खबर है। और ये उत्तर प्रदेश के 2019 के चुनाव को कम्युनली पोलराइज करने के लिए इनको बनाया गया। लेकिन इस आलोचना से दूर इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के सामने फिलहाल उत्तर प्रदेश का कोई स्थानीय नेता नहीं टिकता। योगी आदित्यनाथ के सीएम के तौर पर पेश किए जाने की चर्चाएं चुनाव से पहले भी होती रही। चाहते थे भी कि जैसे दिल्ली में नेतृत्व हमारे माननीय मोदी जी कर रहे हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी करें, ऊपर मोदी रहे और नीचे योगी, जिससे देश और खुशहाली की ओर जाएगा। हम लोगों के अंदर इतनी खुशियां भर गई है, इतनी खुशियां भर गई है, जैसे अभी पूरे देश में मोदी मोदी हो रहा था, उससे उत्तर प्रदेश में आज योगी योगी होने लगा और हमारी बहनें, भाई, कार्यकर्ता बंधु, पूरा बनारस काशी भगवामय हो गया है। योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में ही सांसद बन गए थे। वो लगातार 5 बार से गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। योगी अभी सिर्फ 45 साल के ही हैं। राजनीतिक तौर पर इतनी कम उम्र में ही देश के सबसे बड़े सूबे को चलाने का चांस मिलना योगी आदित्यनाथ की राजनीति की नई उड़ान है, जिसमें अगर उन्होंने परफॉर्मेंस वाली पॉलिटिक्स में परफॉर्म किया तो उनकी मंजिल के बारे में कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल है। मौसमी सिंह के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान ही हमने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की थी। तब हमने योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश के विकास का एजेंडा पूछा था। हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी की योगी आदित्यनाथ के साथ ये दिलचस्प बातचीत आपको जरूर देखनी चाहिए। चीज बताइए, इस बार के जो चुनाव हैं वो चुनाव थोड़े से अलग हैं। बातें हो रही हैं इस बार कसाब की, बातें हो रही हैं शमशान और बात कब्रिस्तान की बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं होली की, ईद की। आपको लगता नहीं है विकास पीछे छूट गया? देखिए, जो बातें हो रही हैं यह कहीं ना कहीं विकास से ही जुड़े हुए मुद्दों से हो रही है। आखिर चुनाव में अगर हम अपने विपक्ष की कमियों को गिनाएंगे नहीं, अपने विरोधी की कमियों को गिनाएंगे नहीं, तो फिर जनता को से हम वोट किस आधार पर मांगेंगे। सवाल ये है कि हमारी कार्यपद्धति भी साफ है और समाजवादी पार्टी की कार्यपद्धति को भी और बसपा की भी कार्यपद्धति को सबने देखा है। प्रतिस्पर्धा उन दोनों में इस बात की नहीं हो रही है कि विकास कौन कितना अच्छा कराता है, उनमें प्रतिस्पर्धा इस बात की हो रही है कि कौन कितने अधिक मुस्लिम कैंडिडेट दे देता है। तो भाई ये हम तो नहीं कर, लेकिन हमारी नीतियां हर व्यक्ति जानता है कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। जिस ईमानदारी के साथ, जिस कर्मठता के साथ हमने कार्य किया है केंद्र में और पूरे देश के अंदर,
किसी जाति, किसी व्यक्ति या किसी समुदाय विशेष को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए हमने नीति बनाई। सबका साथ और सबके विकास की उस परिकल्पना को साकार किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया है। मुझे एक बात बताइए, एक तरफ आप लोग विकास की बात करते हैं, क्या वजह है कि मैनिफेस्टो में आपके विकास के नाम पर चीजें आती हैं, राम मंदिर आ जाता है, लेकिन गोरखपुर में एंसेफेलाइटिस का नाम नहीं आता है? गोरखपुर में एंसेफेलाइटिस की अगर बात की जाए तो मैनिफेस्टो में क्या लिखा है उसके लिए? देखिए, मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख है कि विषाणु जनित जितनी भी बीमारियां हैं, एंसेफेलाइटिस एक विषाणु जनित बीमारी है और इन सब के उपचार और उन्मूलन के लिए हम लोगों ने प्रभावी कदम उठाए भी हैं और उठाएंगे भी। योगी जी, मुझे एक चीज समझना है। मेरी पूरी बात तो आप सुन लीजिए पहले ना। आखिर गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज एकमात्र सेंटर है जहां पर इंसेफ्लाइटिस का उपचार होता है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज एकमात्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जहां पर वायरल रिसर्च सेंटर है, भारत सरकार ने बनाया है। वैक्सीनेशन यहाँ पर जेई के चल रहे हैं, जिसका एक जो विषाणु उसका अभी तक चिन्हित हुआ है, वायरस उसका चिन्हित हुआ है, उसके लिए वैक्सीनेशन यहाँ पर चल रहा है। इसी प्रकार से गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 8 नई सुपर स्पेशलिटी भारत सरकार ने दी हैं, पैसा दिया है, उसका काम भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में जो ज़्यादा प्रभावित जिले हैं, उन सभी जिलों में प्रत्येक जिला चिकित्सालय को 10-10 बेड का आईसीयू भारत सरकार ने उसके लिए पैसा दिया है और इंसेफ्लाइटिस का उपचार, उन्मूलन और व्यापक शोध के लिए एम्स भी गोरखपुर को दिया गया है। क्या आप इसको भारत सरकार और मोदी सरकार के द्वारा उठाया गया कदम नहीं मानते हैं क्या? जनता को रिपोर्ट कार्ड देना हो तो आपकी गाइडलाइन में आपने क्या क्या किया यहाँ पर गोरखपुर में? देखिए, गोरखपुर में जनता की जो आवश्यकताएं थी, खासतौर से जैसे इस समय तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो चुकी है, लेकिन मैं पहला सांसद था जिसने अपना सर्वाधिक पैसा गांव में विद्युतीकरण के लिए उपलब्ध करवाया। हमने विद्युतीकरण के लिए सर्वप्रथम उपलब्ध कराया। दूसरा, गांव में सामुदायिक केंद्रों की स्थापना के लिए, जहां पर गांव में नहीं थी, लाइब्रेरी के निर्माण के लिए, अन्य इस प्रकार कार्यों के लिए। तीसरा, जिन गाँवों में संपर्क मार्ग लोग नहीं बना पाए थे, हमने उसके लिए पैसा उपलब्ध कराया। चौथा, मैंने जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर विद्यालय थे, उनके पास साधन नहीं थे, बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, वहां पर उनके लिए कोई कंप्यूटर कक्ष या कोई साइंस कक्ष बनाने में मैंने उस पैसे का उपयोग उन गांवों में किया है। योगी आदित्यनाथ मास लीडर हैं, ये बात मुख्यमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ के पक्ष में गई। विवादित बयानों वाली बात को अगर हम अलग कर दें तो योगी आदित्यनाथ की छवि ईमानदार है। योगी जो बात कहते हैं वो बात पूरी भी करते हैं, वो सीधे पब्लिक से कनेक्ट करती। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कानून व्यवस्था हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको संभालने में योगी आदित्यनाथ की कड़क नेता वाली छवि बहुत काम कर सकती है। योगी आदित्यनाथ की उम्र भी राजनीतिक तौर पर कम है, वो सिर्फ 45 साल के हैं, मतलब अखिलेश यादव से सिर्फ 1 साल बड़े और उन राहुल गांधी से 1 साल छोटे जिन्हें युवा नेता के तौर पर पेश किया जाता रहा है। अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में योगी आदित्यनाथ मिशन मोदी पर कामयाब हो गए और बीजेपी के वादों पर उन्होंने डिलीवरी कर दी, यानी कि उन्हें पूरा कर दिया, तो योगी आदित्यनाथ लंबी रेस के राजनीतिक खिलाड़ी सिद्ध हो सकते हैं। देश में मोदी मोदी, यूपी में योगी योगी, ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति का नया स्लोगन है। जहां आज दोपहर तक मनोज सिन्हा का नाम सीएम पद की रेस में चल रहा था, लेकिन विधायक दल की बैठक से ठीक पहले सबके कयास ही साबित हो गए, जब योगी आदित्यनाथ का नाम अचानक सबसे आगे हो गया। आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ निकले, उनके साथ पीछे कार्यकर्ताओं का तांता है। साफ तौर पे मीटिंग ओवर हो गई है। तमाम लोग यहाँ से लोक भवन जाएंगे, जहाँ पे सीएम का ऐलान हो जाएगा। लखनऊ के लोक भवन में बीजेपी के विधायक दल की बैठक का सबको इंतजार था। बेचैनी बढ़ रही थी। योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली से लखनऊ पहुंच चुके थे। उन्हें दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुलाया था। उधर मनोज सिन्हा वाराणसी में ही थे, जहां वो कल दिल्ली से चले गए थे और वाराणसी में मंदिरों के दर्शन कर रहे थे। लेकिन मनोज सिन्हा ने सुबह फिर रेस में न होने की बात कह दी। मनोज जी, लगभग बिल्कुल तय हो गया है आपका नाम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शाम को जा रहा हूँ गाजीपुर, शाम को दिल्ली निकल। लेकिन आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है अगर मिलेगी तो? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। आप क्यों? आप अभी भी आश्वस्त नहीं है? लेकिन ना, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास पहले से जिम्मेदारी है रेल और संचार की। लेकिन नई जिम्मेदारी मिलेगी मुख्यमंत्री की तो लेंगे? नहीं, कोई ऐसा सवाल नहीं। फिर भी आखिरी वक्त
कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि मनोज सिन्हा रेस में नहीं है, लेकिन आखिरी घंटे में लखनऊ का पूरा सीन बदल गया जब योगी आदित्यनाथ का नाम अचानक आ गया। जब विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो वेंकैया नायडू ने शाहजहांपुर से 8 बार के विधायक सुरेश खन्ना को मंच पर बुलाया और कहा कि नाम प्रस्तावित करिए। इसके बाद सुरेश खन्ना ने मंच पर सीएम पद के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम प्रस्तावित किया और सभी विधायकों ने इस पर सहमति दे दी। बैठक में सभी विधायकों ने सर्वसम्मत से योगी जी के नाम का प्रस्ताव किया और अनुमोदन किया। और किसने किया प्रस्ताव? दरअसल सब प्रस्ताव तो डायस से आया, लेकिन सभी विधायकों ने समर्थन किया, कोई हैरानी नहीं थी। सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने प्रस्ताव, माननीय सुरेश खन्ना जी जो हमारे शाहजहांपुर के 8 बार के एमएलए हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा और बाकी सारे विधायक जितने भी हैं, बल्कि गठबंधन के विधायक भी हैं, 325 के 325 विधायकों ने प्रस्ताव रख के माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार किया। योगी आदित्यनाथ को फूल माला पहनाकर सबने बधाई दी। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को भी बधाई मिली। योगी आदित्यनाथ के सहयोगी और डिप्टी सीएम के तौर पर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को चुना गया। पिछले 7 दिनों में इन दोनों के नाम का भी सीएम के तौर पर मीडिया में जिक्र किया जा रहा था। योगी जी का नाम आया और किसी का कोई प्रस्तावना है ऐसा भी पूछा मैंने, कारण क्या ये मेरा दायित्व है, मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ राजपूत वर्ग से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी चेहरा हैं और दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरा हैं। इस तरह राजपूत, ब्राह्मण और ओबीसी का पावर बैलेंस टीम मोदी ने यूपी में साधने की कोशिश की है। जिस सामाजिक समीकरण के जरिए बीजेपी को यूपी में 40 साल का सबसे बड़ा जनादेश मिला है, उसमें योगी आदित्यनाथ के फायर ब्रांड हिंदुत्व का तड़का एक्स्ट्रा के तौर पर काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी के हिंदुत्व वाले पोस्टर बॉय हैं। उनकी 44 साल की उम्र भी राजनीतिक तौर पर अभी कम है, जिसमें वो अखिलेश यादव से 1 साल ही बड़े हैं और राहुल गांधी से 1 साल छोटे। उन्होंने विधायक दल की बैठक में भी कहा कि 2017 सेमीफाइनल था, फाइनल 2019 में होगा। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की राजनीति की लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं अगर उन्होंने यूपी में परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स पर काम किया और पीएम मोदी के विकास वाले एजेंडे को रफ्तार दी। लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ बालकृष्ण, आज तक। और खबरदार में अब हम एक योगी के राजयोगी बनने का पूरा विश्लेषण करेंगे। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक विकास का ग्राफ 2020 मैच में जीतने वाली टीम की तरह तेजी से ऊपर चढ़ा है। सिर्फ 26 साल की उम्र में सांसद बनना, लगातार 5वीं बार एक ही क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीतना और तमाम दिग्गजों को मात देते हुए सीएम की रेस में डार्क हॉर्स बन जाना, ये सब बातें योगी आदित्यनाथ की मैच विनिंग क्वालिटीज का एक बहुत बड़ा सबूत है। वही पढ़ना चाहिए जहां आपका विराजमान है। एक सन्यासी का गेरुआ लिबास, एक संत जैसा चाल ढाल, छोटा कद लेकिन साहस कई गुना बड़ा, और हिंदुत्व का राग तो मानो अनंत समुद्र बनकर उनके ज़हन में उमड़ता रहता है। एक योगी के राजयोगी बनने का विश्लेषण। योगी आदित्यनाथ 19 साल से सांसद हैं, लेकिन लोकसभा से जनसभा तक उनके तेवर हिंदुत्व वाले रंग में रंगे होते हैं। 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से योगी आदित्यनाथ ने दीक्षा ली थी, और यहीं से गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की ये धमाकेदार एंट्री थी। क्या अगले 5 साल में आप मानते हैं योगी आदित्यनाथ की मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा? मैं कहता हूं हम लोग प्रयास करेंगे। क्यों नहीं प्रयास करेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं आना चाहिए? आप एक तरफ कहते हैं सौहार्द होना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपकी चर्चा हुई है इस बारे में प्रधानमंत्री महोदय से? क्या उन्होंने आपको बोला है कि 5 साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड देंगे? मैंने अपना स्वयं का निजी विधेयक प्रस्तुत किया है। ये वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। ऐसे में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र योगी आदित्यनाथ में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे दिग्विजयनाथ की छवि देखने लगे। हिंदुत्व का वही पोस्टर बॉय धीरे धीरे फायर ब्रांड नेता में बदलने लगा, और आज से 1 साल पहले ही आरएसएस में ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि अगर यूपी में राज आया
तो योगी ही लोकतंत्र के नए राजा होंगे। विधि विधान है उसके अनुसार पूछा, योगी जी का नाम आया और किसी का कोई प्रस्तावना है ऐसा भी पूछा मैंने। कारण क्या है, मेरा दायित्व है। मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबके सामने घोषित किया है, श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता के रूप में चयन प्रक्रिया पूरा हो गया, ऐसा मैंने घोषणा किया है। उत्तराखंड के गढ़वाल के एक गांव से आए अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने का सफर काफी उतार चढ़ाव से गुजरा। साइंस में ग्रेजुएट योगी को गोरखपुर धाम के महंत योगी अवैधनाथ ने पहले अपना आध्यात्मिक वारिस बनाया और फिर 4 साल बाद ही राजनीतिक उत्तराधिकारी भी। जिस गोरखपुर सीट से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से योगी आदित्यनाथ सिर्फ 26 साल की उम्र में 1998 में संसद में पहुंचे। उस वक्त वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। पहला चुनाव वो 26,000 के अंतर से जीते, लेकिन 1999 के चुनाव में जीत हार का ये अंतर 7,322 तक सिमट गया। दिन पर दिन योगी के हिंदुत्व का खेल तेज होता गया। 2 चुनावों के बाद इन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे वो सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। जहां कहीं भी कुछ छिप कर शक्तियां सिर उठा रही होंगी तो उनको रास्ते पर लाने के लिए दंड भी हाथ पे होना आवश्यक है। और इसलिए मैंने कहा कि एक हाथ पे होता है तो दूसरे पे सोटा भी होना चाहिए। और ये स्वरूप इस संत सभा के माध्यम से हम लोगों ने कल देखा है। लेकिन योगी के इस सांस्कृतिक संगठन पर जल्द ही सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप लगने लगे। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के इन कामों से गोरखपुर में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा और साल 2014 का चुनाव वो 3 लाख से भी अधिक वोट से जीते। अब तक जो बातें हुई वो अब तक कर रहे हैं। मैं पिछले 16 वर्षों से इस सदन में इस मुद्दे को उठा रहा हूं और स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़े हैं मैं उन्हीं को इस सदन में एक बार पुनः रखूंगा कि मेरे पास जो आंकड़े हैं 2005 में दिमागी बुखार से 6,061 मरीज भर्ती हुए थे, जिसमें 1,500 की मौतें हुई। योगी के सियासी सफर में जय जयकार से समानांतर विवाद भी दौड़ता रहा। इसकी शुरुआत महाराजगंज जिले में पंचरुखिया कांड से होती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के काफिले से चली गोली से एसपी नेता तलत अजीज के सरकारी गनर सत्यप्रकाश यादव की मौत हो गई थी। तब सूबे में कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार थी। मामला सीबीसीआईडी को सौंपा गया और उसने जांच में योगी को क्लीन चिट दे दी। योगी बार बार ये दुहाई देते हैं कि वो हिंदुत्व के लिए जीते हैं, हिंदुत्व के लिए मरते हैं। मैं कहता हूं एक हिंदू सनातनी के रूप में मैं अपने आप को मानता हूं। कौन बुरा करता हूं? अगर कोई ये कहता है कि मैं हिंदू, इस देश का हिंदू, मेरी राष्ट्रीयता, मेरा मजहब मुस्लिम है। मजहब अलग होता है, धर्म अलग होता है। इसके बाद कुशीनगर जिले में साल 2002 में मोहन मुंडेरा कांड हुआ, जिसमें एक लड़की के साथ कथित बलात्कार की घटना को मुद्दा बनाकर गांव के 47 अल्पसंख्यकों के घर में आग लगा दी गई। उंगली योगी पर उठी, लेकिन उनका बाल तक बांका नहीं हुआ। इसके बाद चाहे एसपी सरकार हो या बीएसपी सरकार, दोनों पर हिंदुओं से भेदभाव का तीखा आरोप लगाते रहे योगी। शासन प्रशासन की पूरी कार्रवाई को कटघरे में खड़ा करती है और कटघरे में इसलिए भी खड़े करती है, मैं आश्चर्य करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर। व्यक्ति की मौत होती है तो उस घटना को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है। उनके समर्थक नारे लगाते घूमते थे कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। लेकिन धीरे धीरे ये नारा गूंजने लगा कि पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। और अब तो ये नारा जोर पकड़ चुका है कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। जनवरी 2007 में एक युवक की हत्या के बाद हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने सैयद मुराद अली शाह की मजार में आग लगाई, जिससे हालात बिगड़े। इसके बाद 28 जनवरी 2007 को योगी को गिरफ्तार कर लिया गया। तब मुलायम की सरकार थी। उनको गिरफ्तार करने वाले डीएम और एसपी को 2 दिन बाद ही
मुलायम सरकार ने सस्पेंड कर दिया। गुस्सा योगी समर्थकों ने एक कार में आग भी लगा दी। इसके बाद योगी का दबदबा और बढ़ता गया। संत जागरण के अभियान में निकल पड़ेंगे, फिर कहीं आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गुहार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संत आदेश देगा और देश की सत्ता उस संत के आदेश के अनुसार चलती हुई दिखाई देगी। वक्त के साथ योगी का कद बढ़ता चला गया। वो जहां खड़े होते हैं वहीं से सभा शुरू होती है। वो जो बोलते हैं वही उनके भक्तों के लिए संविधान बन जाता है। संविधान में सेकुलर शब्द जिसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ है, इस देश में हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्याय बन चुका है। गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में होली दिवाली भी तभी मनाई जाती है जब योगी तय करते हैं। यही वजह है कि वहां एक दिन बाद ही इतने अहम त्योहार मनाए जाते हैं। और अब पूरा उत्तर प्रदेश उनके रंग में रंगा उत्सव का वो त्योहार मना रहा है जिसमें एक योगी राजयोगी बन गया। आज तक ब्यूरो। योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, और यह माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ का विवादों में रहना उनकी राह का रोड़ा बन सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तमाम थ्योरीज को ध्वस्त कर सीएम की रेस जीत ली। जहां कहीं भी कुछ छिपकर शक्तियां सिर उठा रही होंगी तो उनको रास्ते पर लाने के लिए दंड भी हाथ पे होना आवश्यक है। संत जागरण के अभियान में निकल पड़ेंगे, फिर कहीं आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गुहार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संत आदेश देगा और देश की सत्ता उस संत के आदेश के अनुसार चलती हुई दिखाई देगी। संविधान में सेकुलर शब्द जिसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ है, इस देश में हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्याय बन चुका है। ये योगी आदित्यनाथ की यूनिक सेलिंग पॉइंट यानी यूएसपी है। राजनीति में उनकी पारी विस्फोटक बयानों से शुरू हुई और आज अगर टीम मोदी में उन्हें ओपन करने पिच पर भेजा है तो इसकी वजह है उनका विस्फोटक अंदाज। योगी आदित्यनाथ ने बड़ी मेहनत से हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की अपनी इमेज बनाई है। हिंदुत्व के खांचे में फिट बैठ जाने वाले मुद्दों पर वो बेबाक बोलते रहे। चुनाव के दौरान बीजेपी ने पूर्वांचल के योगी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश भेजा तो यहाँ भी योगी अपने ही स्टाइल में बैटिंग करते रहे। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को व्यापक पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था, और जब मैं मेरठ की बात सुनता हूं, मुजफ्फरनगर की बात सुनता हूं, गाजियाबाद की और आसपास के जनपदों की बात सुनता हूं, देखता हूं, वहां की पीड़ा को नजदीक से महसूस करता हूं, तो मेरे माथे पर एक चिंता होती है इस बात की कि कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि आने वाले समय में हमें यह सुनना पड़े कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंदू भी विस्थापित हो गया, समाधि शिविरों में रह रहा है, और उसकी झलक किराना में, कंगला में, आसपास के कस्बों में, विभिन्न गांवों में देखने को मिल रही है। और मैं यही आपको चेतावनी देने के लिए आया हूं, ये दूसरा कश्मीर मत बनाइए, ये दूसरा कश्मीर बनने से रोकिए। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जिनका राष्ट्रवाद को लेकर अलग किस्म का नजरिया रहा। वो अपने दिल की बात कहते रहे। अक्सर उनके कहने का तरीका आग उगलने वाला और बीजेपी के अधिकृत स्टैंड से अलग होता। इन लोगों ने सांप्रदायिक आधार पर 1947 में देश को बांटा है और आज पुनः देश को बांटने की साजिश के तहत पाकिस्तान के एजेंडे पे ये लोग कार्य कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बयानबाजी की रौ में अक्सर सीमाएं तोड़ी। उनके बयान मजहबी तलखी पैदा करने वाले होते। अक्सर बीजेपी उनके बयानों पर मौन रहती, लेकिन आज जिस मंजिल पर योगी खड़े हैं उसे देखकर लगता तो यही है कि उनका रास्ता ही सही था। इसे आप बीजेपी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की आपसी केमिस्ट्री भी कह सकते हैं।
एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर जहां बीजेपी की सीमा खत्म हो जाती, योगी आदित्यनाथ उससे आगे बैटन संभाल लेते। ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। योगी आदित्यनाथ की कोई सीमा नहीं। पाकिस्तान, लव जिहाद, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की बात हो तो योगी किस दिशा में और कहां तक निकल जाएंगे ये उन्हें खुद भी नहीं मालूम। राम मंदिर से लेकर धर्म परिवर्तन तक योगी अपनी मन की बात करते रहे। 2014 का उनका एक वीडियो बीजेपी के गले की हड्डी बना। विश्लेषक बताते रहे हैं कि गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे आदित्यनाथ अपने बयानों की वजह से हिट विकेट होते रहेंगे और सीएम के मुकाबले से बाहर होते रहेंगे। लेकिन शायद बीजेपी उनमें भविष्य की उज्जवल संभावना देख रही है। आज तक ब्यूरो। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया के विजन की व्याख्या की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। दोस्तों, 125 करोड़ लोगों का हमारा देश संसाधनों से भरा हुआ है। सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। 2022 देश जब आजादी के 75वें वर्ष में पहुंचेगा, तब क्या हम सब मिलकर के महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहब आंबेडकर और स्वराज्य के लिए अपना जीवन देने वाले अनगिनत वीरों के सपनों के भारत को साकार कर सकते हैं। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है वो हम आपको दिखाएंगे बस अब से कुछ ही पलों। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए आज तक।